तो 2016 में आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, तो आपने 8 साल में अपने आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कर लिया है। पहले ही कर लिया था, 2-3 साल पहले ही। कभी ऐसा कोई मोमेंट आया कि यार काश मैंने 9 to 5 करी होती, थोड़ा स्ट्रेस कम होता? मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे को अगर जॉब मिल गई ना तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो सर बहुत लोग आपको आपकी डिफेंडर के लिए जानते हैं, मुझे उसके पीछे स्टोरी जाननी है। मैंने ये सोचा था जब तक इसको 2-3 डिफेंडर ना ले लूँ तब तक मैं एक नहीं खरीदूँ। ऑल्सो मैंने इसको कैसे एसेट के तौर पे यूज़ करा कि मैंने अपना एक पॉडकास्ट सीरीज बना दिया जो पहले मंथ से ही मोनेटाइज हो गया एंड मुझे लगता है फर्स्ट मंथ का ही रेवेन्यू 1 लाख रुपए के ऊपर था। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, आप बता सकते हो कि आपकी ओवरऑल इनकम कितनी है? और अभी करंटली हम पर मंथ कर रहे हैं मतलब $15K पर मंथ, तो जो अराउंड हो जाते हैं लाइक 10-12 लाख के आसपास। ये मेरे को एक बार एक कंपनी से ऑफर आया था कि अपना चैनल 1 CR में सेल कर दो। 2022 में एक ऐसा मंथ था कि हमने 1 महीने में 1 करोड़ का रेवेन्यू टच करा था। मोर देन इंडिया में लाइक 8 करोड़ से ज़्यादा क्रिएटर हो चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 1.5 लाख लोग ही ऐसे लोग हैं जो महीने के $200 एवरेज इनकम करते हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो? 2019 में मैंने अपना पहला SIP शुरू करा 5000। तो म्यूचुअल फंड आज के रेट में मैं जो SIP अराउंड 1.5 लाख की है। तो ऐसे देखें तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स मिला के मतलब मोर देन करोड़ का पोर्टफोलियो हो चुका है। और लोग अब कंटेंट क्रिएटर से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि यार हमारे जैसा ही बंदा ऐसा कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो आपको लगता है कि कंटेंट क्रिएशन स्पेस को कोई खतरा है AI से? हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट बाय आईडी मनी। मेरा नाम है शगुन एंड आज का पॉडकास्ट बहुत यूनिक होने वाला है। टुडे वी हैव विद अस मिस्टर सतीश कुशवाहा। पहले तो मेरे को आपसे पूछना है, मैं आपको बताती हूँ पहले कि हम जब पॉडकास्ट करते हैं तो हम लोग फाइनेंस के बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं, फंड मैनेजर्स एंड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स एवरीथिंग। बट आज का पॉडकास्ट मुझे यूनिक इसलिए लगा क्योंकि आप जिस टॉपिक के बारे में बात करते हैं वो बहुत लोग नहीं करते हैं, राइट, इन द फाइनेंशियल स्पेस। तो मेरे को आपकी जर्नी के बारे में जानना है। आप कंटेंट क्रिएटर हो, यू टॉक अ लॉट अबाउट, एन एजुकेटर भी हो इन अ वे। तो मुझे आपकी जर्नी के बारे में जानना है कि आप एक कंटेंट क्रिएटर कैसे बने। ओके, तो शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल। मेरे को इंटरेस्ट था वीडियोस बनाने में बचपन से ही। जब मुझे फ़ोन मिला था, लाइक मेरे भाई के पास एक कैमरे वाला फ़ोन था, देन वहीं से कीड़ा लग गया था कि यार अपना वीडियो बनाएंगे। और खुद को वीडियो में देखना मेरे को पसंद था, एक्टिंग करना पसंद था। कर नहीं पाते थे वो बात अलग है, बट वो चीज़ें, वो प्रोसेस बड़ा अच्छा लगता था। देन वहाँ से मेरे को पता चला इसको फिल्म मेकिंग बोलते हैं एंड फिर मैं डिस्कवर करने लगा कि फिल्म मेकिंग में मैं कैसे जा सकता हूँ। तो घर वालों को बोला तो उन्होंने बोला कि तुमने साइंस स्ट्रीम लिया हुआ है तो फिल्म मेकिंग आर्ट वाला स्ट्रीम हो गया, तो तुम कहाँ जाओगे, तुम इंजीनियरिंग में जाओ। तो मैंने बीटेक में एडमिशन ले लिया और वो उसकी भी कहानी अलग है। लाइक हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, ऑल्सो फिल्म मेकिंग का बहुत ज़्यादा लाइक कॉस्ट है, फी बहुत ज़्यादा है। तो कैसे भी करके मैंने वो करा, बीटेक करा एंड साइड बाय साइड यूट्यूब से मैं फिल्म मेकिंग सीखते रहा। एंड फिर मेरा ये प्लान था कि जैसे बीटेक कंप्लीट होगा मैं फिल्म मेकिंग के कोर्सेज करने के लिए मुंबई चला जाऊंगा। एंड उसी टाइम पे यूट्यूब के बारे में लाइक पता चला कि यूट्यूब से आप पैसे बना सकते हो। तो मेरे को वीडियोस बनाने का इंटरेस्ट था, तो मैंने क्या किया कि कॉलेज में ही अपने कुछ दोस्तों को पकड़ के वीडियोस बनाने लगा एंड अपलोड करने लगा। तो वहाँ से $1-2 बनते हुए दिखाई दिए। तो फिर मेरे को लगा कि यार ये बहुत सही चीज़ है। यहाँ पे जॉब से मेरे को अच्छी चीज़ लग रही थी कि यहाँ पे किसी का रोक टोक नहीं है, आप वीडियोस बना रहे हो, पैसे आ रहे हैं। तो ऐसे करके मैं कंटेंट क्रिएटर बना, बट काफ़ी एक्सप्लोर किया मैंने कि क्या बनाना चाहिए। वैसे तब देखते थे कोई प्रैंक चल रहे हैं या लोग स्ट्रीट इंटरव्यूज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो हमने भी वही सेम चीज़ें ट्राई करी, कॉपी किया एंड फिर धीरे धीरे एक्सप्लोर करते करते एक कॉमेडी चैनल हमने बनाया। अच्छा। कॉमेडी के साथ साथ फिर मैंने फिटनेस चैनल बनाया मेरे भाई के साथ में, उसकी बॉडी काफ़ी अच्छी है। तो उसके साथ मैंने फिटनेस चैनल बनाया। फिर एक टेक चैनल बनाया क्योंकि जब भी कोई फ़ोन आता था या कोई भी ऐसा टेक प्रोडक्ट खरीदते थे तो उसका रिव्यू करना। तो सारे अलग अलग चैनल्स पे मैंने वो करा, पूरा एक्सपेरिमेंट आपने करके रखा है। और सारे चैनल्स अच्छे चले। तो और ये भी था कि मैं ना प्रोसेस सीख रहा था कि YouTube वर्क कैसे करता है, YouTube पे हमारे व्यूज कैसे आएंगे या फिर ऑडियंस कैसे बनेगी, सारी चीजें मैं सीख रहा था। एंड इसी बीच मुझे पता चला था कि मुंबई में YouTube स्पेस है और वहाँ पे वर्कशॉप होते हैं फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, स्क्रिप्ट राइटिंग, एक्टिंग, सारी चीजें। तो मेरे को ये था, और वहाँ पे फ्री में एंट्री थी। तो मैंने जो सोचा हुआ था कि मेरे को फिल्म मेकिंग करना है वो यहाँ से ही फ्री में हो जाती। देन मैं मुंबई चला गया। जैसे मेरा कॉलेज खत्म हुआ मैं मुंबई चला गया। घर वालों को ये बोला था कि मेरी जॉब लगी है, जॉब ऐसा कुछ नहीं लगा था। एंड हाँ, उस टाइम पे मैं कंटेंट लिखता था एक बंदे के लिए, तो 1,500-2 हज़ार रुपये महीने का पे करता था। लाइक मैं ब्लॉगिंग भी एक्सप्लोर कर रहा था कि आर्टिकल पोस्ट करके आप गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करते हो। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी एंड मुंबई 2016 में मैं पहुंच गया। वहाँ से फुल फ्लेज लाइक फुल टाइम
कंटेंट क्रिएटर मैं बन गया। वेरी नाइस। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आपने बीटेक करा जी। राइट और मैं लोग कहते हैं कि बीटेक वाले इंजीनियरिंग को छोड़ के सब कुछ करते हैं, तो आपने भी ये कहीं ना कहीं मेरे चैनल पे जो लोग आते हैं तो ज्यादातर उसमें इंजीनियर्स ही होते हैं। हाँ। और उन्होंने अपनी लाइक इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ नहीं करते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो जैसे जब आपने ज्वाइन किया था इस इंडस्ट्री को, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे ये इतनी एस्टैब्लिश्ड भी नहीं थी, राइट? यू वर वन ऑफ द फर्स्ट क्रिएटर्स जो इंडिया में एटलीस्ट कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। तो मुझे समझना है कि क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी इन दिस इनिशियल स्टेज ऑफ कंटेंट क्रिएशन, जहाँ पे आप पूरी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने में भी हेल्प कर रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग वाला जहाँ तक मैंने देखा यू आर वन ऑफ द मेजर क्रिएटर्स। तो वो कैसे आपने वो क्रिएट किया, क्या डिफिकल्टीज थी? डिफिकल्टीज ये थी कि अब आज के टाइम पे जितना सपोर्ट है चीजों को लेके कि लाइक आप देख रहे हो कि हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, स्टोरीज बता रहा है, या फिर आपके सामने केस स्टडीज है कि इस बंदे ने 5 साल पहले शुरू किया था, आज भाई इसके बाद BMW है, या फिर इतना बड़ा घर ले लिया इसने, इसकी लाइफ इतनी अच्छी है। तो केस स्टडीज हमारे पास है ना, तो हम देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी, तो मेरे लिए चैलेंज था कि खुद को भी भरोसा दिलाना कि भाई अपने साथ अच्छा होगा। ये बहुत मुश्किल होता था खुद को मोटिवेटेड रखना। बट कहीं ना कहीं जब हम, जैसे मैं TVF से बड़ा इंस्पायर्ड था कि उन्होंने एक यूट्यूब चैनल से इतनी बड़ी कंपनी बना दी थी, तो उनसे बड़ा इंस्पायर्ड था। फिर एक गांव के क्रिएटर है, उनके चैनल का नाम है माय स्मार्ट सपोर्ट, तो वो गांव में ही रह के 50,000 1 लाख रुपए तक कमाते थे यूट्यूब से। 16-17 की बात है, उन्होंने अपना अर्निंग रिपोर्ट भी शो करा था। एंड जब मैं ब्लॉगिंग सीख रहा था, हर्ष अग्रवाल नाम है उनका, उनके ब्लॉग का नाम था शाउट मी लाउड, तो उनके आर्टिकल्स में पढ़ता था, वो हर महीने अपना इनकम रिपोर्ट शेयर करते थे। ये सब चीजें मुझे बड़ा इन्फ्लुएंस भी करती थी, मेरे को इंस्पायर करती थी कि ये चीज में पोटेंशियल तो है। और सबसे अच्छी चीज ये थी कि मैं जब कॉलेज में था तो मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, आज भी मतलब बस समझ लेता हूँ, बट बोलने नहीं आता था। तो मेरे को था कि जॉब मेरे को मिलेगी नहीं, कोडिंग भी नहीं आती थी, तो कुछ और देखना पड़ेगा। तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो इसलिए शुरुआत में सब चैलेंजेस थे थोड़े, बट धीरे धीरे एक्सप्लोर, जैसे मैंने बताया, एक्सप्लोर किया हमने, एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग टाइप के कंटेंट। एक चीज मैंने अच्छी करी थी कि मैंने एक ही चैनल पे सारा कुछ नहीं किया, मैंने अलग अलग चैनल्स बनाए। मुझे याद है 17 के टाइम पे मैं 6 चैनल्स चलाता था अकेले। ओह माय गॉड, अकेले? अकेले सारा प्रोडक्शन मेरे को खुद देखना होता था, कंटेंट मैं खुद प्लान करता था। वाओ। फिर धीरे धीरे टीम बनाई। मतलब बहुत डिफिकल्ट है, पता है, कंटेंट क्रिएट करना, और 6 चैनल्स, एंड आई थिंक आप कह रहे हो कि अलग अलग टॉपिक्स पे भी आपने चैनल बना रखे थे। मैंने अपने दिमाग को 6 हिस्सों में डिवाइड कर, मैं 6 तरीके से सोचता था कि अब जैसे मान के चलो टेक वाले चैनल के लिए कमेंट आया तो मेरे को उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करना है, फिटनेस वाले के लिए आया तो फिटनेस के अकॉर्डिंग रिप्लाई करना, और कुछ गलत नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। फिटनेस में तो मैं इतना था नहीं, वो तो गूगल से पढ़ पढ़ के रिसर्च कर करके मैंने चीजें सीखी थी, तो थोड़ा बहुत आ गया था मतलब। तो सर आपको 8 साल हो गए हैं राइट कंटेंट क्रिएशन करते हुए, कभी ऐसा कोई मोमेंट आया कि यार काश मैंने 9 to 5 करी होती, थोड़ा स्ट्रेस कम होता? मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे को अगर जॉब मिल गई ना तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी क्योंकि मैं अपने आप को ऐसा समझता था, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को कोडिंग नहीं आती, मेरे को जॉब देगा कौन। मतलब आप ऐसे सोचो ना कि जॉब, मेरे को सैलरी कब मिलेगी जब उस कंपनी को मेरी वजह से कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो मेरे को उस प्रॉफिट से कुछ मेरे को देगा। तो मेरे को ऐसा लगता था मैं कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को जॉब कौन देगा। मैं तो चाहता ही था कि जॉब लग जाए, क्योंकि बहुत बड़ा फ्लेक्स होता है हमारे यहाँ, लाइक जहाँ से मैं आता हूँ कि भाई अच्छी जॉब लगी है, इसने बीटेक करा था, इसकी अच्छी जॉब लगी है। मतलब मैं सोचता था 15 से 20 हजार की जॉब लग जाए, बट उस लायक था ही नहीं तो मैंने फिर अल्टरनेट ऑप्शन देखा था। हाँ, बीच में एक बार क्या हुआ था कि ऐसे आपको पता होगा गूगल एडसेंस जो होता है हमें कब पे करता है, $100 हो जाते हैं तब। उनका एक थ्रेशोल्ड होता है कि इतना मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो ऐसे 2-3 महीने क्या हुआ था कि 2-2 महीने का मिला के $100 होता था। लाइक इस महीने कुछ $60-70 तक पहुंचे, फिर नेक्स्ट मंथ जाके वो $100 क्रॉस करता था, तब पेमेंट आती थी। तो ऐसे में ना डर लगता था, क्योंकि एक महीने के लिए हमारे पास पे करने को तो है, लाइक 6-7 हजार कैसे भी करके आते थे। तो फिर ऐसा लगता था यार अब जॉब देखना चाहिए। फिर ये था कि हमने 2 साल यहाँ पे बर्बाद कर दिया, अब जॉब कौन देगा। क्योंकि जब आप गैप भी कर देते हो, आपने चीजें भूल गया, पढ़ाई लिखाई जो आपने करी थी। तो बीच में एक बार आया था आइडिया, बट फिर ये था कि अगर मैंने इतना टाइम दिया, एक होता है कि आप अगर नदी पार कर रहे हो, आधा आपने पार कर लिया है, फिर पीछे आओगे तो उतना ही एफर्ट लगेगा, फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो ये चीजें सोच के मैंने लगे रहते हैं, ऐसा सोचा मैंने, गिव अप नहीं करा मैंने। आई थिंक 9 to 5 में एक स्टेबिलिटी है। बिल्कुल है, और कोई गलत नहीं है। मैं कहता हूँ जॉब करना कोई गलत नहीं है, अपना खुद का काम करना गलत नहीं है। आप देखो कि आप खुश कहाँ पे हो, जो आप काम कर रहे हो क्या उसको काम की तरह देख रहे हो या फिर आपको मजा आता है। ये चीज
आपको पहले श्योर करना चाहिए। फ्रीलांसिंग में आपको लगता है कि एट सम पॉइंट कुछ स्टेबिलिटी आती है कि ठीक है, ऑटो पायलट पे तो ऑफ कोर्स कोई काम नहीं हो सकता, बट इतना हो जाए कि आपको वो रियश्योरेंस हो कि ठीक है अगले महीने का भी ठीक चल जाएगा? देखिए, डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह का इंसान हो। मेरे को कभी स्टेबिलिटी चाहिए ही नहीं थी, मेरे को हमेशा था कि ग्रोथ चाहिए। अभी यहाँ पे पहुंच गया, अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, हमेशा से ऐसा था। मैं कभी ये नहीं सोचता था कि शुरुआत में था कि 20,000 की जॉब लग जाएगी तो घर वालों को बताने में या रिश्तेदारों को बताने में आसानी होगी, भाई हाँ मैंने भी कुछ फोड़ा, ऐसा लगता था। बट फिर ओवर द टाइम जब मुझे पता चला कि कहीं इससे लेना देना नहीं है कि आपने क्या पढ़ाई करी है, आपका इंटेलेक्ट कितना है, आप कितने समझदार हो, इससे मतलब नहीं है पैसे कमाने को लेके। पैसा कोई भी कमा सकता है, बट अगर पैसे कमाने के लिए आपको सोचना है कि क्या करूंगा कि पैसे कमाऊंगा, इस पे बस सोचना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे मार्क्स कम आ गए या फिर मैं फेल हो गया या मेरे को तो ये चीज आती नहीं है। चीजें सीखी जा सकती है। सबसे पहले आपकी अर्निंग कौन से सोर्स से आई थी फ्रीलांसिंग के अंदर? मैंने ना ये कंटेंट राइटिंग करा था। सबसे पहले मेरे को 200 रुपए मिले थे। मैंने कुछ 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा था, वो भी हिंदी में लिखा था। तो क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी तो वहां से मेरे को बंदे ने 200 पे किया था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। फिर उसके लिए मैं डेली, जैसे कॉलेज से जब आता था हॉस्टल में जाता था एंड डेली एक आर्टिकल लिखता था, 2-3 घंटे लगते थे मेरे को। तो मेरे को था कि 200-300 का काम हो गया, चलो बढ़िया है। तो वही पर मंथ के कभी कभी 5,000-6,000, और वो रेगुलर मेरे को काम भी नहीं देता था। तो मुश्किल से मान के चलो कि एक महीने में 15-20 आर्टिकल ऐसे हो जाते थे। तो वो मेरा पहला इनकम था। अच्छा, अब इनकम की बात कर रहे हैं, तो कैन यू टॉक अबाउट आपकी कितनी अभी फिलहाल इनकम स्ट्रीम्स हैं एंड आप कैसे उनको बैलेंस करते हैं? शुरुआत मेरी हुई थी ब्लॉगिंग से। ब्लॉगिंग को गूगल एडसेंस से मोनेटाइज किया था। फिर उसी में अफिलिएट मार्केटिंग आ जाता है। लाइक अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो तो जो भी चीज के बारे में आप कंटेंट बना रहे हो वो कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई सोल्यूशन है, तो उस चीज को आप जब रेकमेंड करते हो अपनी ऑडियंस को तो वहां पे अफिलिएट लिंक भी लगा सकते हैं। तो ऐसे अफिलिएट से हो जाती है। यूट्यूब से हमारा एडसेंस है, फिर यूट्यूब में ही अफिलिएट करते हैं। फिर इंस्टाग्राम पे हमको ब्रांड्स आते हैं, यूट्यूब पे ब्रांड्स आते हैं। तो ये कुछ 6-7 मेजर सोर्सेज हैं। बाकी मैंने स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था 2019 से। थोड़े बहुत जब मैंने पैसे कमाने लगे थे 6 फिगर में, तो फिर इन्वेस्टिंग के बारे में पता चला था कि अगर आपको वेल्थ बनाना है तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने इन्वेस्टिंग शुरू कर दिया था। तो अभी वहां पे मतलब अगर 1-2% भी ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा सा काफी अच्छा लगता है। हाँ, तो जो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टूड सर, आपकी मेजरली 3 से 4 इनकम स्ट्रीम्स है, राइट? हाँ, और एक जो मुंबई में हमारा जो घर है, तो अभी वहां से शिफ्ट कर गया हूँ मैं, तो उसको रेंट पे दे दिया। तो एक वो रियल एस्टेट, मतलब वो तो खैर रेंटिंग इज अगेन। तो अब हम इनकम के बारे में, अगर आपने इतना कुछ बता दिया, तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, आप बता सकते हो कि आपकी ओवरऑल इनकम कितनी है और कितना परसेंटेज कौन सी स्ट्रीम से आता है? कंट्रोवर्शियल तो नहीं है क्योंकि मेरी ऑडियंस को पता है ऑलरेडी कि मैं चीजें ओपनली बता देता हूँ। इवन हर साल दिसंबर में एक वीडियो आती है, माय इनकम सोर्सेज एंड हाउ मच आई मेड दिस ईयर, ऐसा तो अभी करंटली हम पर मंथ कर रहे हैं, मतलब $15K पर मंथ, तो जो अराउंड हो जाते हैं लाइक 10-12 लाख के आसपास। तो इतना करते हैं, जिसमें हमारा मेजर जो पोर्शन है यूट्यूब का, जो एड रेवेन्यू है अराउंड 30% है। ब्रांड्स आ जाते हैं वो भी 30-40% के आसपास। अफिलिएट हमारा 40% के आसपास आ जाता है। तो ऐसे रहता है। और अभी जैसे ब्लॉगिंग हमारा ऑटो पायलट मोड पे है, तो मैं एक्टिवली उसमें काम नहीं करता, मेरी टीम है और मेरा जो पार्टनर है शैलेश, वो उसको मैनेज करता है ब्लॉगिंग वाले पार्ट को। तो उसमें ज्यादा हमारा इनकम नहीं है, वो हमने केस स्टडीज के लिए हम बनाते रहते हैं। लोगों को बताते रहते हैं कि ये चीजें भी हैं जिससे आप पैसे बना सकते हो, क्योंकि मजा मुझे सबसे ज्यादा यूट्यूब में आता है। तो यूट्यूब को मैं फुल टाइम लेके चलता हूँ। आपने जैसे कहा कि कितने सारे डिफरेंट स्ट्रीम्स होते हैं, राइट? स्पेशली यूट्यूब पे, इस पे तो अभी तक आपका सबसे ज्यादा रिलायबल कौन सा मोनेटाइजेशन का फॉर्म लगा है? एफिलिएट लिंक्स हो गए, एड रेवेन्यू हो गया, तो या स्पॉन्सरशिप्स हो गई, तो आपको अभी तक सबसे ज्यादा रिलायबल कौन सा लगा? सबसे ज्यादा देखो, यूट्यूब के सीन में क्या है, सबसे ज्यादा रिलायबल है गूगल एडसेंस, क्योंकि वो जितने व्यूज आते हैं उसके हिसाब से आपको पैसे मिल जाते हैं। बट यहाँ पे जब ब्रांड्स के साथ आप काम करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको हर महीने ब्रांड्स आ ही जाए। कभी कभी एक भी ब्रांड्स नहीं आएंगे, कभी 10-10 आ जाएंगे। अफिलिएट में क्या होता है कि वीडियो चल गई, क्या पता लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं, तो वहाँ पे सेल आए नहीं आए, बट यहाँ पे आपकी वीडियो पे ऐड तो चल ही रहे हैं। हाँ। तो ऐड वाले पैसे तो आ ही जाते हैं। तो सबसे रिलायबल, सबसे बढ़िया मेरे को लगता है गूगल एडसेंस है, जो हर महीने पे करता है। राइट। चलो, अब आप इतना टाइम हो गया आपको कंटेंट क्रिएशन स्पेस में, तो आपका लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ होगा, राइट, ओवर द इयर्स। बट अगर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास लाइफस्टाइल अगर मेंटेन करना चाहता हो, तो आपको क्या लगता है उसके कितने इनकम स्ट्रीम्स होने चाहिए?
सबसे पहले तो एक बनाए एंड फिर एक बनने के बाद वो देखे कि उसके पास और कितना टाइम बच रहा है, फिर उसको साइड हसल में देखे कि और क्या कर सकता है, उसको डिस्कवर करना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज के टाइम पे हमारे पास चीज़ें हैं, हम केस स्टडीज देख सकते हैं, ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो एक साथ में मल्टीपल इनकम सोर्सेज बना के रखे हुए हैं, इवन जॉब के साथ। इवन मेरे चैनल पे मैंने ऐसे ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस कराया है जो जॉब के साथ साथ में सोशल मीडिया से लाइक कंटेंट बना के काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, फ्रीलांसिंग करके काफ़ी अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे हैं। तो वो आपके अंदर वो आग होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, अगर आप सच में चाहते हो कि आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेज। और देखिए, नो डाउट, अगर आप एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट हो, मल्टीपल सोर्स हो जाते हैं, तो आपको ना डर नहीं रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा हमेशा से। कि जैसे कई बार क्या होता है, कई लोग मजबूरी में जॉब कर रहे होते हैं, तो वो स्ट्रेस से आप बचे रहोगे कि आपके पास ऑप्शन रहेगा, भाई चलो ठीक है, तुम मेरे पे चढ़ रहे हो, चलो मैं कुछ अपना, मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। तो फिर वो स्ट्रेस नहीं रहेगा ना, तो आप अपनी लाइफ में और ज्यादा फोड़ पाओगे। अब मेरे को मल्टीपल इनकम का कैसे आया, मैं आई थिंक 2017 या 18 में मेरे को कमेंट्स किया था किसी ने कि इतना उड़ रहा है, अगर तेरा चैनल उड़ गया तो क्या करेगा। मेरे को वो चीज हिट कर गई, यार बंदे ने बात तो सही बोली है। मैं तभी एक चैनल थी मेरे पे, तो मैंने मल्टीपल चैनल बना दिया कि मेरे को वही आता था कि यूट्यूब से कैसे अपने को ग्रो करना है, यूट्यूब पे कंटेंट कैसे बना, मेरे को वही आता था। मैंने मल्टीपल बना दिया। अब मैं बोला कितना डिलीट होएगा, चल भाई एक और बना लिए, 5 चैनल मैंने बना दिए, 6 चैनल बना दिए, तो सब जगह से पैसे बनने लगे। तो इस तरीके से मेरे को पता चला इवन कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा काम है जहां पे आप एटलीस्ट 19-20 तरीकों से मोनेटाइज कर सकते हो खुद को। बहुत तरीके हैं। तो बहुत तरीके हैं। लाइक आप देखो, यूट्यूब अगर कर रहे हो तो यूट्यूब के साथ साथ इंस्टा भी आपका ग्रो होता है, ट्विटर ग्रो होता है, लिंक्डइन ग्रो होता है। हर जगह पे आपको ब्रांड्स मिलते हैं, जहां पे जैसी आपकी फॉलोइंग है उसके तरह के ब्रांड्स मिलते हैं। अफिलिएट कर सकते हो, कोर्सेज बेच सकते हो, आप ई बुक बेच सकते हो, आपको इवेंट्स में जाने के पैसे मिलते हैं, या आजकल तो लोग पॉडकास्ट में जाने के लिए पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितनी वैल्यू ऐड कर पा रहे हो लोगों के लाइफ में, आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है, उसके हिसाब से आपको लोग ऑफर करते हैं चीजें। ऑफ कोर्स आपको ये इस पॉडकास्ट को देख के बहुत लोग इंस्पायर होने वाले हैं, राइट, टू डू समथिंग। अगर कोई जेन्युइनली स्टार्ट करना चाहता हो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, तो उनके लिए स्टेप 1 क्या होना चाहिए? कंटेंट क्रिएशन के लिए सबसे पहले आप देखो कि आप कहाँ पे अच्छे हो, क्या चीज आपको आती है। नहीं भी आती है तो आपको इंटरेस्ट किस फील्ड में है, किस तरह के कंटेंट को देखना आप पसंद करते हो। और अगर आपको लगता है कि इस तरह का कंटेंट आप भी बना सकते हो, नहीं भी लगता है तो आप शुरू करके एक बार देख सकते हो, क्योंकि शुरुआत में हर कोई परफेक्ट होता नहीं है, और परफेक्शन के पीछे जाओगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो एक बार ट्राई करो, आप चीजें देखो। और जैसे मैंने क्या किया था, मेरे को जो जो चीजें लग रही थी यार मैं कर सकता हूँ, कॉमेडी थोड़ा बहुत मैंने ऐसे इंटरनेट पे जोक्स दिखता था, फिर मेरे को लगता था मैं स्टोरी लिख पा रहा हूँ, स्क्रिप्ट लिख पा रहा हूँ, तो मैंने कॉमेडी बना दी, प्रैंक्स हम लोग कर रहे थे। फिर मैंने देखा मेरा भाई फिटनेस में अच्छा है, तो फिटनेस चैनल हमने स्टार्ट कर दिया। तो आप देखो कि क्या कर पाओगे, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आप जहां पे हो, जिस जगह पे हो, आपके दोस्त हैं, उनके साथ मिलके क्या कर सकते हो, तो शुरू करो एटलीस्ट। आई जस्ट फील लाइक कि आप एक, लाइक यू मेंशन कि आप एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, राइट? तो आई एम श्योर स्टार्टिंग में आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, एंड आई फील लाइक आज की डेट में भी इवन पीपल जिनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि नहीं यार, स्टार्ट करने के लिए सेटअप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आई हैव अ फ्रेंड जो स्टार्ट इसलिए नहीं करी क्योंकि उसके पास आईफोन नहीं है, which makes no sense. तो आपको उस चीज पे क्या ओपिनियन है कि स्टार्ट करने के लिए इज इट रियली इंपॉर्टेंट कि आपको बिल्कुल 100% फुल ऑन जाना है? बिल्कुल भी नहीं। इवन यूट्यूब भी खुद कहता है आप कंटेंट बनाओ, कंटेंट मैटर करता है। अगर मैं ये कहूँ, आपके सामने ऐसी बहुत सारी वीडियोस आई होंगी जिसका या तो ऑडियो अच्छा नहीं हुआ या तो वीडियो अच्छा नहीं हुआ, फिर भी उस पर बहुत सारे व्यूज होंगे, लोगों ने कमेंट्स करे होंगे, लोग इंगेज हुए रहेंगे। तो ये मैटर नहीं करता कि कौन से कैमरे से शूट हो रहा है। हाँ, ओवर द टाइम आप चीजें अपग्रेड करो, क्वालिटी मैटर करता है, बट धीरे धीरे आप करो। आप पहले स्टार्ट करो, कंटेंट में अगर दम रहेगा तो चीजें अच्छी हो जाती है, फिर आपके पास पैसे आएंगे, फिर आप इन्वेस्ट करो, फिर उसको आगे ग्रो करो। बिल्कुल। तो बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैंने खुद मोबाइल फोन से शुरू किया था, एंड जब कॉलेज में ही था ना, तो एक ऑफर चल रहा था, एक कंपनी है, नाम नहीं लूंगा, तो उनका ऑफर चलता था, रेफर करने पे आपको 20 रुपीज दे देते। मैंने मेरे हॉस्टल में सबको रेफर करके कुछ 20-25 हजार रुपए इकट्ठा कर लिए थे। सोचो 20-20 हजार रुपए, 20-20 रुपए से मैंने 20 हजार इकट्ठा कर लिए थे। और मेरे गाँव में जितने दोस्त थे, मैंने उनको बोला जो भी लोग मिले सबको पकड़ो, ओटीपी लो और रेफर करो। ऐसा करके हमने फिर 20 हजार हुए, फिर मैंने एक 4-5 हजार और मिला के एक कैमरा खरीद लिया था और ट्राइपॉड खरीद लिया था। तो ऐसे मतलब शुरू करो, आप चीजें रास्ते बनने लगते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं। और ये चीज मैंने अपनी खुद की फीड में देखा कि मैं स्क्रॉल कर रही थी एंड आई सॉ दिस वीडियो, एंड
एक क्रिएटर ही था, ह्यूमन टाइप, एक लड़की थी, एंड शी वाज मेकिंग वीडियो, और मुझे कुछ ऑफ लगा वीडियो में, तो मैं कमेंट्स में गई एंड वहां पे भरा पड़ा था कि यार ये तो एआई जनरेटेड है, एआई जनरेटेड है। तो आपको लगता है कि कंटेंट क्रिएशन स्पेस को कोई खतरा है एआई से? खतरा, या फिर इसको हम ऐसे लेके चले कि एआई से हमें हेल्प हो सकता है अपने कंटेंट को और अच्छा बनाने में, अगर ऐसे पॉजिटिव वे में देखें तो। खतरा उनके लिए है जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है एआई को ही सिर्फ यूज कर रहे हैं कंटेंट बनाने में, अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। अब एक और चीज बताता हूँ, जैसे बहुत सालों पहले कंप्यूटर जब आया था तो लोगों ने बोला कि भाई जॉब्स चली जाएंगी कंप्यूटर की वजह से, इतने सारे लोग रिप्लेस हो जाएंगे कंप्यूटर से। बट कंप्यूटर आने के बाद और भी नई नई चीजें आई। अब जैसे कंटेंट क्रिएशन कैसे आया, जब इंटरनेट वगैरह हो गया तो भाई कंटेंट क्रिएशन आ गया। पहले सेलिब्रिटीज टीवी पे सिर्फ दिखते थे, अब सेलिब्रिटीज भाई फोन पे दिख रहे हैं, हर घर से एक सेलिब्रिटी निकल रहा है सच में। तो नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। तो अगर हम सिर्फ थ्रेट में देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। आपने को दोनों साइड देखना है कि इसके क्या फायदे हैं, कैसे यूज करना है एआई को और अच्छा कंटेंट बनाने में। कई बार क्या होता है, जैसे आपने बताया कि आपके फीड में आया, ऐसे मैंने जब देखा कि हमें कोई भी सीन चाहिए, मान लो तो हमने इनपुट डाल दिए, वैसा सीन बन के आ जाता है। अब बाई चांस हर किसी के पास उतना टाइम नहीं है या फिर उतना कहीं उस लोकेशन पे जाके शूट करने का वो नहीं है, तो वो बंदा कमांड से वो सीन उठा के लेके आ जाएगा। अब जैसे मान के चलो मैं कोई बातें कर रहा हूँ और उसमें मेरे को सपोर्टिंग ग्राफिक्स लगाने या बी रोल्स लगाने हैं, तो मैं सिर्फ कमांड डालूंगा एआई को कि भाई मेरे को ना एक लैपटॉप पे काम करता हुआ बंदा चाहिए वीडियो में, वो मैं वहां पे लगाना चाहता हूँ। तो वो जब एआई से मैंने जनरेट कर लिया और फिर वहां पे लगा दिया। उसको अगर उसको मेरे को शूट करना होता तो कितना मेहनत करना पड़ता है, एक मॉडल लेके आओ जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, फिर उसको रिकॉर्ड करो, फिर डालो, तो ये टाइम जाता है। तो इसको आप यूज कर देखो कि आप कैसे एआई का यूज करोगे, उसकी हेल्प कैसे ले पाओगे अपने कंटेंट को और बेहतर करने में। हाँ, बट आई थिंक यहीं पे वो फ्लिप साइड आती है कि लोगों को इसी चीज का डर है कि आप जैसे कह रहे हो कि आपको रिसोर्सेज और अपना एफर्ट और टाइम लगा के किसी मॉडल को हायर करना पड़ता। अब मॉडल तो आपने हायर नहीं करी, ये सब तो आपने एआई से करा, तो आई फील लाइक वहां से लोगों का डर निकलता है। मॉडल को अब सोचना है कि भाई अब मैं और क्या करूं, वो मॉडल के लिए दिक्कत है। अब कंटेंट क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से मैंने बताया कि आप एआई का यूज कैसे करोगे अपनी चीजों को और बेहतर करने में। तो अब जैसे अगर कोई ऐसे सोच रहा है कि सिर्फ एआई से ही कंटेंट बन जाएगा, तो उसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। बहुत टाइम पहले ना यूट्यूब पे फेसलेस चैनल चलते थे जहाँ पे सिर्फ वॉइस ओवर होते थे और बी रोल्स चल रहे हैं और वो वीडियोस काफी पॉपुलर होती थी। अभी उन चैनल्स को आप अगर ध्यान दोगे ना तो उन पे रीच कम हो गई है। रीजन है कि ना उन्होंने ऑडियंस से कनेक्ट नहीं करा, उनका सिर्फ जो कंटेंट था ना एल्गोरिथम की वजह से पुश हो रहा था, लोगों तक जा रही थी। बट जब जो ऑडियंस है अब क्रिएटर से कनेक्ट नहीं कर पाती है, फिर उसको ढूंढती भी नहीं है कि यार ये बंदा गया कहाँ, क्या कर रहा है, लॉयल्टी बन नहीं पाती है। तो फेस इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही जब आप सिर्फ एआई करोगे तो लोग वहां पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। किसी को भी नकली चीजें नहीं पसंद है। अब जैसे लोग बॉलीवुड को इतना क्यों कई लोग मतलब बुरा बोलते हैं बॉलीवुड के बारे में कि ये फेक होते हैं, रियल नहीं होते हैं, और लोग अब कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा कनेक्ट होते हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि यार हमारे जैसा ही बंदा ऐसा कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उनको अच्छा फील हो रहा है, वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना। तो ये डिफरेंस रहेगा। तो जो एआई है उसको नकली आप समझो, असली चीजें हमेशा चलेंगी। आज भी हैंडमेड चीजों की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो अब जैसे किसी ने कंप्यूटर से कुछ जनरेट करके मान के चलो कोई गिफ्ट कर रहा है, तो कंप्यूटर से फोटो प्रिंट करके गिफ्ट कर दिया, उतना वैल्यू नहीं है जितना उसने खुद से ऐसे स्केच करके दिया है। तो ये कुछ ऐसा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेबिलिटी है लोगों की, वो ट्रस्ट बहुत ज्यादा बन जाता है, लोग ट्रस्ट है, कनेक्ट कर पाते हैं कि हमारे जैसा बंदा है। एआई से कैसे कोई कनेक्ट करेगा। तो वैसे आप पर्सनल ब्रांडिंग की बात करें तो अगर कोई नया ब्लॉगर है या इन्फ्लुएंसर है, फ्रीलांसर है, तो वो कैसे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करे। जिस भी निश में आप चाहते हो, जिस भी तरीके से आप चाहते हो कि लोग आपको जाने, कि जैसे मान के चलो मेरी कोई कंपनी है और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे को इस कंपनी के सीईओ के तौर पे जाने, तो मेरे को ना उस कंपनी की जिस पे मेरा प्रोडक्ट है, जिस प्रॉब्लम के अराउंड, उस प्रॉब्लम के अराउंड में बातें करूँ कि इस इंडस्ट्री में मैं अच्छी बातें करता हूँ, इस इंडस्ट्री के अराउंड मैं अच्छा कंटेंट बनाता हूँ। तो वो लोगों तक जब पहुंचेगा तो लोग आपको खुद ब खुद जानेंगे कि इस इंडस्ट्री में ये बढ़िया बंदा है। तो ऐसे आपकी ब्रांडिंग होगी। और आप बीच बीच में कुछ पर्सनल चीजें भी आप शेयर करते रहो, पर्सनल गोल्स या कुछ अचीवमेंट्स आपने करे हैं, थोड़ा सा इमोशनल एंगल भी आप शेयर कर सकते हो। तो वो चीजें आपको धीरे धीरे करके पहले लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा कंटेंट बनाओ, कुछ अपनी पर्सनल चीजें थोड़ा सा शेयर कर दो, तो लोग उससे कनेक्ट करते हैं, फिर आपकी जर्नी से रिलेट करेंगे। तो ऐसे करके आप बना सकते हो। उसके लिए लिंक्डइन पे आप एक्टिव रहो, इंस्टाग्राम पे रहो, यूट्यूब पे आप कंटेंट बना सकते हो।
बट वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जो भी आप कंटेंट बना रहे हो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तो पर्सनल ब्रांडिंग और तगड़ी बनेगी। अब हमने इनकम स्ट्रीम्स के बारे में हमने बात करी, राइट? आपने बात कर रखी है कि आप अपनी वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर भी आप काफी फोकस करते हो। तो ये कहाँ से शुरुआत हुई, आपको कब रिकॉग्नाइज आपने किया कि यार ठीक है, अर्निंग इज वन थिंग, इन्वेस्टिंग भी करते हैं? राइट। तो जब मैं पैसे कमा रहा था, तो अब जैसे क्या होता है, जब आप एक ऐसे जगह से आते हो ना जब पूरा खाली है, और जब पैसे आते हैं तो आप चीजें खरीदने की सोचते हो कि लाइक अपने शौक पूरा करने के लिए सोचते हो। तो मैं कपड़े खरीदता था, अपने शूज खरीदता था, फिर मैंने बाइक खरीदी। बट फिर देखा कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। अगर कल को ये मेरा चैनल बंद हो गया, पैसे आने बंद हो गए, तो मैं फिर वापस वही चला जाऊंगा जहां से आया था। तो मैंने ऐसे इंटरनेट पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी जहाँ पे लोग इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते थे कि मोटा पैसा बनाना है तो फिर आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला, फिर उसको पढ़ना शुरू किया कि कैसे ये काम करता है, क्या सच में पैसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो 2019 में मैंने अपना पहला SIP शुरू करा 5000 का। एंड वहाँ से मैंने शुरू किया। फिर तब तक कोविड आ गया। कोविड में मेरा 30-40% नेगेटिव चला गया। मैं बोला यार ये तो बड़ा गलत हो गया, मैं गलत समय पे मैंने स्टार्ट करा। फिर उस टाइम पे मैंने और वीडियोस देखना शुरू किया। तो वो टाइम पे लोगों ने बोला कि ये मौका है कि आप और इन्वेस्ट करो करने का। हाँ। सच में। तो मेरे पे जो भी एक्स्ट्रा पैसे थे मैंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। एंड फिर मैं इंडिविजुअली स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करने लगा, क्योंकि तब मैं फंडामेंटल एनालिसिस ये सब मैं सीख गया था। तो मेरे को थोड़ी बहुत समझ में हो गई थी कि अच्छा ऐसे करके हम स्टॉक पिक करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने स्टॉक्स में भी डालना शुरू कर दिया। तो म्यूचुअल फंड आज के रेट में मैं जो SIP अराउंड 1.5 लाख की है पर मंथ की, और बाकी जब स्टॉक्स मेरे को लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छे प्राइस पे ट्रेड हो रहा है तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट होता है। तो वैसे आपका इन्वेस्टिंग लाइक यू सेड कि आपने इंटरनेट से ही थोड़ा थोड़ा शुरू किया, तो कोई था ऐसा फिगर जो आपको गाइड कर रहा हो कि ठीक है यार मैं तेरे को समझाता हूँ कि ऐसे इन्वेस्ट कर, ऐसे? पर्सनली किसी से नहीं मिला मैं, इंटरनेट से ही मैंने सीखा। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक जन की वीडियो देख के मैं डिसाइड कर पा रहा हूँ। मैं देख रहा था कि एक पैटर्न आपको समझ में आ जाता है कि यार ये बंदा भी वही बोल रहा है, और उनकी एक अथॉरिटी होती थी। जो लोग भी ये चीजें सिखा रहे होते थे उनकी एक अथॉरिटी रहती थी, तब जाके आप ट्रस्ट कर पाते हो ना कि हाँ ये जो बंदा बोल रहा है सही बोल रहा है। तो वैसे करके, और फिर खुद का भी थोड़ा दिमाग लगाता था मैं, तो वैसे करके सीखा था। वाओ, बट यू नो द फैक्ट कि आपने सब कुछ इंटरनेट से ही सीखा है इज वेरी इट्स वेरी इंप्रेसिव, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंस एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों को भरोसा बहुत जल्दी नहीं होता है, एंड टू लर्न ओनली फ्रॉम इंटरनेट एंड डू इट इज रियली क्रेजी। फिर जैसे जो बड़े बड़े लोगों के नाम है, विजय केडिया और भी जो, तो उनके इंटरव्यूज देखता था मैं, वो लोगों का क्या माइंडसेट है इन्वेस्टमेंट्स को लेके, तो उनको सुनता था, उनके इंटरव्यूज देखता था, तो मेरे को लगता था कि हाँ मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। तो आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो कि आपने कैसे अपना एसेट्स को एलोकेट कर रखा है? तो अभी जैसे स्टॉक्स में मेजर है, उसके अलावा कुछ रियल एस्टेट में भी थोड़ा बहुत है, लाइक लैंड वगैरह भी लिया हुआ है, और एक मुंबई में घर लिया था। तो घर को तो चलो मैं नहीं बोलता, बट अभी वो रेंट पे दे दिया है, तो चलो एक एसेट मान लेते हैं। तो वहां पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे देखिए तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स मिला के मतलब मोर देन करोड़ का पोर्टफोलियो हो चुका है। और जैसे मैंने बताया 19 में शुरू किया था 5000 से, एंड फिर धीरे धीरे बढ़ा के 1,40,000 पे अभी है, एंड बाकी स्टॉक्स में अलग से करता हूँ। इतने साल आपको हो गए हैं इन्वेस्टिंग करते हो, आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी, आप इतना बड़ा अमाउंट आप SIP का भी करते हो, तो जब से आपने स्टार्ट किया था और अब तक आपका जो एसेट एलोकेशन है, आपने किस किस चीज में इन्वेस्ट करा है, वो कैसे चेंज हुआ है ओवर द इयर्स? तो जब मैंने म्यूचुअल फंड से मैंने शुरू किया था, तो तब मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं था। मैं ऐसे दिखता था किस में रिटर्न्स ज्यादा है उसमें मैं इन्वेस्ट करता था। फिर थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला नहीं, ऐसे नहीं करना होता है। आपको वो देखना है कि वो जो फंड है वो किस किस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, और उस इंडस्ट्री में आप बुलिश हो, आपको लगता है कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी, आप पर्सनली फील कर रहे हो, तो फिर आप उसमें लगाओ। और शुरुआत में मैंने कम रिस्क वाले फंड्स में मैंने डाले, कम रिस्क वाले में, कि उस टाइम में मैं ज्यादा रिस्क ले नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पे इतने पैसे नहीं थे, लिमिटेड फंड होते थे। तो मेरे को वैसे सोच के चलना है कि, और मेरे को ना इतना स्ट्रेस भी ना आए, अगर पोर्टफोलियो डाउन भी होता है तो मैं टेंशन में ना आऊं कि भाई ये तो डाउन हो गया। तो उस टाइम पे लो रिस्क वाले में करता था। फिर धीरे धीरे जब मैं कॉन्फिडेंस आ गया मेरे में, तो फिर मैंने क्या किया कि जो हाई रिस्क वाले हैं, और साथ ही साथ जैसे उसको क्या बोलते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप, इन सब में भी मैं वो करने लगा, इन्वेस्ट करने लगा। और मैं फ्यूचरिस्टिक चीजों में भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करने लगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे मैंने चेंज किया। और फिर बाद में मेरे को US स्टॉक के बारे में पता चला, तो वहां पे इन्वेस्ट करने लगा था। आई थिंक 2021 के बाद से मैं वहां पे US स्टॉक में भी डालने लगा था। एंड
तो ऐसे करके मैंने धीरे धीरे चीजें स्विच करी हैं। अब मैं ज्यादा रिस्क ले पाता हूँ क्योंकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि पोर्टफोलियो डाउन हो रहा है अप हो रहा है, क्योंकि मैं उस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। वो ऐसा है कि मैंने सोच कर रखा है 10 साल 15 साल 20 साल बाद ही मैं उसको यूज करूंगा या मैं छूऊंगा, या बहुत ही ज्यादा कुछ इमरजेंसी है तो जाके मैं करूंगा। और हाँ, इन्वेस्टमेंट से पहले मतलब मैं लोगों को भी यही बोलता हूँ कि पहले आप कुछ बेसिक चीजें जैसे इमरजेंसी फंड ये बना के रखो, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान वगैरह ये सब लेके रखो, ताकि छोटी छोटी चीजों के लिए आपको फंड निकालना ना पड़े। क्योंकि फिर आप पैसे को निकालते रहोगे तो ग्रो नहीं हो पाएगा, उस ग्रो होने का आप टाइम नहीं दे पाएगा। तो ये बेसिक चीजें पहले आपको सॉर्ट कर लेनी है, फिर जाके आप इन्वेस्टिंग के ऊपर ध्यान दो। तो अभी तक आपकी फाइनेंशियल जर्नी में आपने कभी कोई ऐसी कोई गलती करी है कि आपको लगा हो कि यार काश ये छोटी गलती ना करता? गलती ऐसा कुछ मेरे को नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं कोई भी चीज जब करने जाता हूँ ना तो उसके पीछे बहुत रिसर्च करता हूँ। मतलब ऐसा फूक फूक के कदम रखता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि हाँ उसने बोला भाई इधर इन्वेस्ट कर दे तो इन्वेस्ट कर दिया। मैं पहले खुद कन्विंस होना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्यों इन्वेस्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए, हम जैसे अगर स्टॉक मार्केट में पैसे डाल रहे हैं तो हम अपना पैसा किसी और को दे रहे हैं कि भाई ले तो हमारे पैसे को ग्रो करके देना, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है ना कि ग्रो होएगा कि होएगा। हम तो पास के रिटर्न के बेसिस पे सोचते हैं कि आगे भी रिटर्न मिलेगा। तो अब मैं किसी और को अपने पैसे दे रहा हूँ तो क्यों दे रहा हूँ, मेरे को पहले ये जानना है जिसको मैं दे रहा हूँ क्या वो सही बंदा है, सही कंपनी है जिसमें मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और क्या ये वर्थ है इतना पैसे इन्वेस्ट करना और ये मेरे को रिटर्न दे पाएगा। तो इतना कुछ रिसर्च करने के बाद जाके ही मैं उसको पैसे दे रहा हूँ। तो ये शुरू से ही मैंने ये रूल फॉलो किया था। तो अभी तक ऐसा कुछ मेरे को नहीं दिखा। आगे चल के अगर कुछ सीखने मिलेगा या फिर लगेगा कोई गलती मैंने करी है तो देखते हैं। नहीं, बट रिसर्च लाइक यू सेड कि आपने क्योंकि इतना रिसर्च करके करा है, हाँ। तो आपकी कोई बड़ी गलती नहीं हुई है। लोग आई थिंक सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक वही है कि लोग समझते ही नहीं है। एक बार ऐसे ही मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग के बारे में लोग बहुत बातें करते हैं, तो मैंने भी एक दिन सोचा ट्रेड करता हूँ तो लॉस हुआ। मैं बोला भाई मेरे लिए नहीं बनी है। कि फिर एक और चीज मेरे को ध्यान आया कि अगर मैं इस चीज को सीखता हूँ, ट्रेडिंग को सीखता हूँ, और मैं यहाँ से अगर इतने पैसे बना पाऊंगा तो ही मेरे लिए वर्थ है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरी इनकम है मान के चलो 15 लाख रुपीस, अगर मैं ट्रेडिंग से ट्रेडिंग में जब टाइम दूंगा तो बाकी की चीजें करने में फोकस तो जाएगा ना। तो अगर ट्रेडिंग से मैं 15 लाख बना पा रहा हूँ तो जाके मैं ट्रेडिंग को एक बार के लिए सोचूंगा। तो मेरे को लग रहा था कि मैं नहीं बना पाऊंगा या फिर वो करने में मेरे को टाइम चला जाएगा बहुत सारा, इससे अच्छा मैं इसी पे फोकस करता हूँ। तो मेरे को लगा ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। तो वो मिस्टेक से मैंने पहले ही सीख लिया, 1-2 दिन में सीख लिया, तो मैंने कभी उसमें आगे बढ़ा ही नहीं। नाइस। तो सर बहुत लोग आपको आपकी डिफेंडर के लिए जानते हैं, मुझे उसके पीछे स्टोरी जाननी है कि कहाँ से आपको ये विजन बना कि आपको डिफेंडर लेनी है और कैसे कैसे फाइनेंस किया आपने? एक तो देखिए मैंने ना, मेरे को गाड़ियों का शौक कैसे हुआ, जब मैं पहले बाइक मैंने ली थी, ठीक है, 19 में। तो ये था कि मुंबई में जब घर हुआ था तो मैंने सोचा था अब घर हो गया एक बाइक लेते हैं। मैंने बाइक ले ली। फिर उसके बाद था कि नेक्स्ट क्या करना है, तो फिर ये था कि गाड़ी लेते हैं। तो गाड़ी मैंने लिया, लेकिन मेरे को मन नहीं था वो गाड़ी पे, क्योंकि वो दिल से नहीं लेते। ऐसा था कि इतना ही बजट है तो ये गाड़ी ले लो, ऐसा था। ऐसा कुछ ड्रीम कार जैसा नहीं था। खुश तो था मैं उस गाड़ी को भी लेके, बट ऐसा ड्रीम कार जैसा नहीं था। तो उसी टाइम पे ना मैंने एक ऐड देखी थी, तभी जेम्स बॉन्ड की मूवी आने वाली थी, नो टाइम टू डाई करके, ऐसा। एंड उसी में इंट्रोड्यूस करा था इन्होंने डिफेंडर 2021 में। तभी मैंने इसका वॉलपेपर डाउनलोड करा था, और अपने मैनिफेस्टेशन में मैं थोड़ा बिलीव करता हूँ, तो मैंने अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे इसको वॉलपेपर लगाया था 2021 से। और फिर 2024 में हमने इसको लिया डिफेंडर को। तो ऑलमोस्ट 3 साल लगे मुझे इसको प्लान करने में और सोचने में कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या मैं मतलब डिजर्व करता हूँ ये चीज। ऐसा नहीं कि ऐसी तैसी करके हमने ले ली और फिर बाद में लाइक सिचुएशन खराब ना हो जाए फाइनेंशियल। बट अच्छा है, बढ़िया, मजा आया। तो आपको 3 साल लगे अपनी ड्रीम कार खरीदने में, तो आपको प्लानिंग प्रोसेस कैसा था? प्लानिंग ये था कि मैंने सोचा था जब तक इसको 2-3 डिफेंडर ना ले लूं तब तक मैं एक नहीं खरीदूंगा। 2-3 डिफेंडर ना ले लूं तब तक मैं एक नहीं खरीदूंगा, उतने मेरे पे पैसे होने चाहिए। तो वैसे करके मैंने प्लान करा था। ऑल्सो मैं कोई भी चीज जब खरीदता हूँ तो उसके कम से कम 5 रीजन मैं लिखता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन कि क्यों लेना चाहिए मुझे। सिर्फ इसलिए नहीं कि अच्छी लग रही है, या सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग बोलेंगे वाह क्या गाड़ी है, या मेरा थोड़ा सा स्टेटस बढ़ जाएगा, सिर्फ इसलिए नहीं। मेरे को और भी 4-5 रीजंस थे। ऑल्सो मैंने इसको कैसे एसेट के तौर पे यूज करा कि मैंने अपना एक पॉडकास्ट सीरीज बना दिया, मिलेनियर डिफेंडर, जो पहले मंथ से ही मोनेटाइज हो गया। एंड मुझे लगता है फर्स्ट मंथ का ही रेवेन्यू 1 लाख रुपए के ऊपर था।
तो पूरा वर्थ इट है। तो मेरे लिए वो एसेट हो गया। एंड एक इन्फ्लुएंसर के लिए आप देखो, आपको सक्सेसफुल होना भी जरूरी है, दिखना भी जरूरी है। आप अगर हो और नहीं दिख रहे हो तो भी लोग आपको फॉलो नहीं करने वाले, आपको पता है जो दिखता है वो बिकता है। तो मैं इस चीज में भी मानता हूं। तो मेरे को था कि मैं सक्सेसफुल मैं बनूंगा भी, दिखूंगा भी, और लोग इंस्पायर होते हैं उस वे में मैं चीजें दिखाता हूँ या करता हूँ। तो लोग इंस्पायर होते हैं, कई लोग मेरे से मिलते हैं, बोलते हैं भाई आपको देख के हमको मोटिवेशन आता है, ताकि हम भी लगे रहेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। तो वो चीज मेरे को अच्छा लगता है। आपको इतने साल हो गए, आपने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गोल भी अचीव कर लिया है, राइट, डिफेंडर लेने का। आपने कभी रिटायरमेंट के बारे में सोचा है? मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मैंने सोचा था जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा और मेरे पे इतने करोड़ हो जाएंगे तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। मेरे हो भी गए थे। ओह माय गॉड। तो मैंने जब ये सोचा कि यार, मैंने बहुत पहले ये सोचा था कि मेरे को रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन उस मोमेंट पे मैंने बोला यार अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है, क्यों, मतलब ऐसे फिर पागल हो जाऊंगा मैं, घर बैठे बैठे क्या करूंगा। तो और वैसे भी मैं काम वही कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। लोग ये बोलते हैं ना, रिटायर होने के बाद आप वो करो जो आपको पसंद है ना। तो मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। तो मैं कभी थकता नहीं इन सब चीजों को लेके। मेरे को मजा आता है हमेशा। कभी स्ट्रेस वगैरह होता है, लेकिन मजा तो आता है चीजें करने में। हमेशा नई नई चीजें सीखते रहते हैं। तो फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया कि मेरे को रिटायर नहीं होना। ऑल्सो एक मेरे काफ़ी, मैं उनको फॉलो करता हूँ, विवेक बजाज। तो उनसे मैं मिला था, तो मैंने इनसे मजाक मजाक में क्वेश्चन पूछ लिया, सर कि कितने पैसे आने के बाद रिटायर हो जाने चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई रिटायरमेंट क्या होता है, जब तक तुम्हारे सांस चल रहे हैं, जब तक तुम्हारा मन कर रहा है तुम काम करो। बिल्कुल। तो अभी ऐसा है। बट आपका, अगर आपको कल को रिटायर करने का अगर मन करता है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास वो फाइनेंशियली फ्री हूँ। वाओ। हाँ, तो मेरे को ऐसा सोचना नहीं है कि अगर मेरा कल को चैनल रहा नहीं रहा तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। तो 2016 में आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, तो आपने 8 साल में अपने आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लिया है। पहले ही कर लिया था, 2-3 साल पहले ही। वाओ, दैट इज वेरी इंप्रेसिव। चल रहा है। अब देखो, आप फिर ना, जब आप एक स्टेज पे जाते हो तो आपको फिर वैसे ही लोग मिलते हैं। मतलब होता है ना कि आप पहाड़ों पे जाओगे, जितना ऊपर चढ़ोगे फिर आपको और ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई देती है। तो हमें लगता है कि यार हम बहुत ऊपर आ गए, लेकिन वहां से फिर दिखता है यार हमसे बड़े बड़े भी लोग हैं। तो फिर वो और ज्यादा अपने को इंस्पायर करते हैं वो लोग कि यार हमने जो गोल बना रखा था वो छोटा बना रखा था, और भी बड़े बड़े लोग हैं। तो ऐसे लोगों से मिलता रहता हूँ। अब अलग अलग कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ तो वहाँ पे ऐसे लोग मिलते हैं जो महीने का 100-100 करोड़ कर रहे हैं। तो वो सब चीजें देख के मेरे को आता है कि यार अभी तो हमने कुछ नहीं करा है, तो चल रहा है। राइट, बट पता है मेरे को एक चीज बहुत क्रेजी लगी कि हम कहीं ना कहीं जब हम कंटेंट क्रिएशन से अर्निंग की बात करते हैं तो वी नो कि लाइफस्टाइल अपग्रेड है एंड यू अर्न, ये चीज सबको पता है। बट टू थिंक कि आपने 8 या 6-7 साल जितने भी आपको लगा आप रिटायरमेंट के केपेबल हो गए हो, ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। सबके साथ ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा ना, जुनून की बात है। आपके क्या पैशन है, आप आग कितनी है उस चीज को लेके, आपका गोल क्या है, एस्पिरेशंस कितने क्या हैं, वो सारी चीजें भी मैटर करती है। और बहुत सारे फैक्टर्स है, आपका लाइक अपब्रिंगिंग, आपके सराउंडिंग्स। जैसे कई बार क्या होता है कि आप कोई चीज करने जा रहे हो, तब तक ऐसी चीज हो जाती है कि आप अनलकी फील करते हो, अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया। तो वो सब चीजें भी मैटर करती हैं, कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबके साथ ऐसा नहीं होता। एक आपको डेटा देना चाहूंगा, मोर देन इंडिया में लाइक 8 करोड़ से ज्यादा क्रिएटर हो चुके हैं, मोर देन 8 करोड़, जिसमें से सिर्फ 1,60,000 ही ऐसे लोग हैं, नहीं 1.5 लाख लोग ही ऐसे लोग हैं जो महीने के $200 एवरेज इनकम कर रहे हैं। अब इसमें $200 में आप सोचो, जो टॉप पे बंदे हैं वो करोड़ों में अर्निंग करते हैं, तो वो तो अलग ही आप छोड़ दो। $200 बहुत कम होता है, मतलब 16-17 हज़ार रुपए। तो ये जो डेटा है ना, अब लोगों को डिमोटिवेट कर देगा। बट इसमें लगे रहने की बात है। आप देखो, हर कोई कंटेंट क्रिएशन के लिए नहीं बना, हर कोई जैसे आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हो, हर कोई इस चीज के लिए नहीं बना। कोई चाह के भी नहीं कर सकता। मैं चाह के भी डांस नहीं कर सकता जैसे डांसर लोग अच्छे करते हैं। तो और मैं कहूंगा अगर मेरे को नंबर 1 डांसर बनना है, तो मेरे अंदर से वो आ ही नहीं रहा है डांस करने का, तो मैं कैसे बनूंगा? बहुत सारी चीजें हैं। तो आप देखो कि वो उस चीज को करने के लिए जो चीजें लग रही हैं, अगर आप कर पाओगे तो करो, ट्राई तो करो एक बार। और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आप जुनून की बात कर रहे थे, आप कितना घंटा अपने एक दिन में आप कितने घंटे लगाते हो? अभी भी मैं पूरा दिन पूरी रात मतलब इसी के बारे में सोचता रहता हूँ। मेरा हमेशा दिमाग चलता रहता है, नेक्स्ट कंटेंट क्या बनाना है, नेक्स्ट कंटेंट ऐसे बनाना है, वैसे करना है, कहीं गया हूँ तो यहाँ पे क्या कंटेंट बन सकता है, हमेशा वही सोचते हैं। तो 24 घंटा दिमाग में वही चलता रहता है। अच्छा, आपका डिफेंडर तो चलो एक चीज हो गई है, अब अगले 5 से 10 सालों के लिए आपके क्या क्या फाइनेंशियल गोल्स है जिसकी तरफ आप लाइक वर्क करना चाहते हो?
मैं अभी जैसे अभी अच्छा खासा अपना यूट्यूब चैनल का बेस भी अच्छा खासा हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड करूँ जिसमें लाइक वैल्यूएशन वगैरह थोड़ी सी हो पाए। और मैं अपने आप को ऐसे चाहता हूँ कि मैं इंडिया का रिचेस्ट यूट्यूबर में काउंट करूँ, वाओ खुद को मतलब एक नहीं नाम हो जाए। मेरे को ये सब टैग्स टाइटल देने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि अभी मेक मनी ऑनलाइन में हम इंडिया का नंबर 1 चैनल है। तो ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि अब यूट्यूबर मेरे को ऐसा बनना है, रिचेस्ट यूट्यूबर। तो वो कैसे बन पाऊंगा, मैं अभी प्रोडक्ट बिल्ड करने पे हम थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, एंड लेट्स सी क्या होता है। वेरी नाइस। तो दैट इज योर मेन गोल फॉर द Main नेक्स्ट goal, 5 to हाँ, 10 हाँ। years। वाओ, इतने सारे लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे, तो कोई एक ऐसा कोर मैसेज है अबाउट आपकी जर्नी या फाइनेंसेस जो आप चाहते हो कि ऑडियंस अपने साथ हमेशा रखे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा ना कि कभी भी आप ये मत सोचो कि यार यही फाइनल है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा बहुत टाइम खराब चल रहा है और लोग गिव अप कर देते हैं। मिरेकल कभी भी हो सकता है, कभी भी चमत्कार हो सकता है, आपको गिव अप नहीं करना है। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसी सी चीजें हुई है ना, मेरे को लगता है यार अब तो खत्म, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता हमारा, बट मैं रुका रहा एंड चीजें हुई। ये मेरे को एक बार एक कंपनी से ऑफर आया था कि अपना चैनल आप 1 CR में सेल कर दो, मतलब ऐसा करके। और मेरे को उस टाइम पे लगा कि बहुत बड़ा अमाउंट है, 2020 की बात है, कि एक बार में 1 करोड़ आ जाएंगे, मतलब बढ़िया। और नो डाउट 80-90% जो इंडिया में पॉपुलेशन, उनके लिए 1 करोड़ बहुत बड़ी बात है। रकम है ना। और मैंने पता नहीं क्या हुआ, मैंने नहीं सेल करा, एंड 2022 में एक ऐसा मन था कि हमने 1 महीने में 1 करोड़ का रेवेन्यू टच करा था। तो मैं ये सोचता हूँ अगर मैं बेच दिया होता तो आज ये चीजें नहीं हो रही, बहुत बड़ी गलती, रिग्रेट इतना होता मेरे को। रिग्रेट क्या, मेरे को पता ही नहीं चलता कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए आप गिव अप मत करो, आप खुद में बिलीव रखो, चीजें थोड़ा टाइम मांगती हैं, और करो, मन से करो। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सेशन था। आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत कुछ नया और इंस्पायरिंग सीखने को मिला होगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा लगा, और पहली बार मतलब मैं इतने बड़े चैनल पे आ रहा हूँ जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, तो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड जब मेरे को इन्विटेशन आया था तभी मैं बहुत एक्साइटेड था कि मेरे को जाना है, एंड मैं आ गया, बहुत मजा आया। एंड आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। थैंक यू वेरी मच सर, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड ऑडियंस देखेगी ये सेशन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगेन लाइक आपकी स्टोरी वो है जो आई थिंक कहीं ना कहीं हर इंडियन की एक स्टोरी है ना, कि आप एक नॉर्मल बैकग्राउंड से हो एंड आप बहुत एक phenomenal चीज अचीव कर रहे हो. So it's going to be so inspiring and I'm very excited. And if you like the session, then make sure you like and comment down below. Thank you. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.